नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यह 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आज का है यह हमारा वीडियो नंबर 14 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सारे साथियों तक शेयर कर देना है और चैनल पर नए हो तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और आखिरी में आपको एक काम करना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा उसका एक कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है विश्व विरासत दिवस। साथियों यहाँ पर आपसे पूछा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 18 अप्रैल, 28 अप्रैल, 10 सितंबर या फिर 15 जून। तो याद रखना है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। हमें पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर साथियों विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है। राइट आंसर आपका विकल्प सी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है। हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ऑप्शन बी चेन्नई में है। राइट आंसर इसका विकल्प बी के साथ रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर इसकी स्थापना अगर आपसे प्रश्न में पूछी जाए तो याद रखना है साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 2003 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है ध्वनि संरक्षण अधिनियम। ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। 1974 में, 1981 में, 1986 में या फिर 2000 में। तो यहाँ पर आपको पूछा है ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000 में ध्वनि संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसकी अगर आपको दिनांक भी पूछी जाए तो याद रखना इसकी डेट थी 14 फरवरी। 14 फरवरी 2000 को यह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। कभी कभी डेट भी आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है तो इसको भी आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न संख्या 5 है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को या फिर लखनऊ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया नागपुर को कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दे रखा है फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है। बीजांड कहा जाता है, स्त्री केसर, बाह्य दल या फिर पुष्प दल। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि पुष्पों की जो संरचना होती है, फूलों की जो संरचना होती है उसमें अंडाशय के अंदर जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है उनको क्या कहा जाता है। बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक नारा का संबंध किस आंदोलन से है। जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक नारा का संबंध किस आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी दे रखा है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से, सी है जंगल बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन डी है साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो याद रखना है साथियों जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक नारा जो है वो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से संबंधित है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। धूम्रपान से सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ पर आपको बताना है साथियों धूम्रपान जो व्यक्ति करते हैं उनको उनका कौन सा अंग प्रभावित होता है। किडनी प्रभावित होती है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, गला या फिर आंत। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं
उनके फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है जल संरक्षण का उपाय है। यदि हमें जल संरक्षण या जल का बचाव करना है तो क्या उपाय करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है जल के अपव्यय को रोकना, बिल्कुल सही है, ऐसा करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है जल प्रदूषण पर रोक लगाना, ऐसे भी हम जल संरक्षण को रोक सकते, जल संरक्षण का को कर सकते हैं। ऑप्शन सी है जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। ऑप्शन बी है हिमालय में, सी है रेगिस्तान में, डी है वर्षा वन में। तो याद रखना है साथियों, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं सुंदरवन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, चंद्रमा को, मंगल को या फिर शुक्र ग्रह को? तो याद रखना है साथियों, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना है साथियों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना है नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो याद याद रखना है आपको, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भोर का तारा, अगर आपसे पूछा जाए भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएगी और आपको एक नंबर अगर मिल गया तो आप बहुत उसमें मेरिट में आगे हो जाओगे। इसलिए सारी छोटी छोटी बातें अपने को नोट कर लेना है और इसका अपने को पता भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखना है साथियों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपको बता देता हूं, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है, या अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको बता देना है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो चींटी होती है उसके डंक में जो अम्ल होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है पर्यावरण के अजैव अवयव। यहाँ पर आपको अजैव अवयव का उदाहरण बताना है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, ये जैव अवयव है। जानवर, ये भी जैव अवयव है। लेकिन वायु जो है वो आपका अजैव अवयव हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 14 में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, सी है मसाला उत्पादन से, डी है मछली उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बता देना है कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आपसे पूछा जाएगा कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे बताना है? उर्वरक उत्पादन से बताना है। अगर आपसे पूछा जाए मसाला उत्पादन का संबंध किससे है, या प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मसाला उत्पादन से। मछली उत्पादन,
तो मछली उत्पादन का संबंध किससे होगा? नीली क्रांति से होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? मछली उत्पादन से रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। और आज के इस वीडियो में हमारा यह आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। कितने पीएच मान से कम की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितने पीएच मान से कम की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है? 5.6, 7.8, 2.8 या फिर 6.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने पीएच मान से कम की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है? तो 5.6 से कम मान वाली जो पीएच मान वाली वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनकी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इनको आपने नोट भी कर लिया होगा। नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके नोट्स अवश्य बनाइए। ये आपके परीक्षा में बहुत रामबाण साबित होंगे, इसलिए इनके नोट्स अवश्य बनाइए ताकि ये एग्जाम के समय में आपको ये सारी चीजें अभी बता रहा हूँ तो आप थोड़े समय के बाद भूल जाएंगे, लेकिन इसका रिवीजन अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर बने हुए होंगे तो आपको एग्जाम में इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।